हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम हो गई है, रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि अब कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या प्रोसेस होगा। आपने कई कॉलेजेस के फॉर्म भर रखे होंगे, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जोसा की काउंसलिंग का प्रोसेस। तो इस काउंसलिंग के प्रोसेस पे मैट्रिक्स आपके लिए कई वीडियोस की सीरीज लेके आया है। उसमें हम कौन कौन सी वीडियोस बनाएंगे। देखो, सबसे पहला वीडियो जो होगा वो जोसा की काउंसलिंग के सारे बेसिक्स बताएंगे वो आपको उस वीडियो में। एक वीडियो में आपको काउंसलिंग में कौन कौन सी चॉइसेस किस ऑर्डर में फिल करनी है, कि कौन सी रैंक पे कौन सी ब्रांच वगैरह लेनी है। एक वीडियो होगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने वाला। ये टर्म्स कई स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, तो एक वीडियो ऐसा होगा जो सारी टर्म्स में जो क्या क्या डिफरेंस है वो सारे एक्सप्लेन कर देगा। कौन सा ऑप्शन लेने पे क्या होगा आगे, कौन सा ऑप्शन लेने पे क्या ऑप्शन आगे नहीं ऑप्ट कर सकते, वो सारी चीज़ें इस थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। जो फोर्थ वीडियो है वो कि आप जोसा की काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करें कि आगे के ईयर्स में जो एडवांस एग्जाम होने वाले हैं वो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओ। इसके अलावा फिफ्थ वीडियो है कि राइट कॉलेज और ब्रांच हम किस तरह से सिलेक्ट करें, कौन सी कॉलेज या ब्रांच हमारे लिए इस रैंक पे बढ़िया है। और एक सिक्स्थ वीडियो होगा कि जोसा की काउंसलिंग में जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे और इन पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ जोसा काउंसलिंग, ये हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो देखेंगे भाई जोसा की काउंसलिंग क्या क्या है, मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करती हैं, आप में से कौन सा स्टूडेंट इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकता है, डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन कोई फीस है क्या, रजिस्टर कैसे करते हैं, चॉइसेस कैसे फिल करते हैं, डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर क्या रहेगा चॉइसेस का, क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्या लॉक करना है या नहीं करना, सीट अगर हमें मिल गई तो हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट, जो सीट की एक्सेप्टेंस फीस है वो हम किस तरह से पे करेंगे, कितनी फीस पे करेंगे, अगर कोई क्वेरी आ जाती है, कोई क्वेरी रेज हो जाती है तो हमें क्या करना है, अगर हम सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम क्या करें, अगर हम सीट विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम किस तरह से विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करने पे रिफंड क्या होगा, कितनी फीस हमें वापस मिलेगी। एक फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो आगे हमें समझ में आएगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। एक ड्यूअल वेरिफिकेशन होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है, जो सीट आपको मिली है, उसके लिए आपको उस एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, वो किस तरह से रिपोर्ट करना है। फिर एक लास्ट में CA/CB का स्पेशल राउंड होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि जोसा काउंसलिंग क्या है, जोसा की जो प्रोसेस ही क्या है। तो पहले क्या होता था, पहले IITs की काउंसलिंग अलग होती थी, NITs की काउंसलिंग अलग होती थी। तो कई स्टूडेंट्स दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, कई स्टूडेंट्स दोनों सीट ले लेते थे। इसके कारण क्या होता था कि कई NITs में सीट है वो बच जाती थी, तो इस कारण कई स्टूडेंट्स वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में जाके चीज़ें मिलना स्टार्ट होती थी। तो वहाँ फिर क्या होता था, जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स पहले ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेते थे, तो इस कारण स्टूडेंट्स का बेनिफिट नहीं होता था। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तो नहीं करा सकते क्योंकि उसमें कई लीगल हर्डल्स आ जाते हैं, बट जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके तो काउंसलिंग का प्रोसेस हम करा सकते हैं एक साथ। तो वहाँ फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि IITs, NITs और IIITs एंड सम अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग का एक कॉमन उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो प्लेटफॉर्म ही जोसा है, ठीक है। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, 26 IIITs हैं। इसके अलावा भी 25 से 30 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, एग्जैक्टली 29 है। वो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो इस साल की जो लिस्ट है वो ये है कि ये तो 23 IITs आप यहाँ से देख सकते हो, ये एग्जैक्ट लिस्ट आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप यहाँ भी देख सकते हो। ये 23 IITs की लिस्ट दे रखी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है। इसके अलावा ये जो NITs हैं 1 to 19 का तो ये है, इसके अलावा 20 से 31 तक NITs, और एक लास्ट में IIEST शिवपुर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये 26 IIITs हैं। यहाँ ये आपको दे रखे हैं IIITs। फिर
इसके अलावा 29 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और हैं। इनमें 2 कॉलेजेस हैं वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो BIT मिश्रा नंबर 2 पे है और एक 20 पे है PEC पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। ये 2 काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनको आप देख सकते हो, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये लगभग 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस जोसा के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिसने जेईई मेन क्वालिफाई किया है वो NITs के लिए NIT और जो बाकी GFTIs हैं IIITs हैं, देखो ये ध्यान रखना, NIT GFTI एंड IIITs, इसको हम NIT प्लस सिस्टम बोलेंगे ना, और IIT का अलग सिस्टम होगा। तो NIT प्लस सिस्टम के लिए जिसने जेईई मेन क्वालिफाई किया है वो NIT प्लस सिस्टम के लिए ऑप्ट कर सकता है, और जिसने जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई किए हैं वो NITs के लिए भी ऑप्ट कर सकता है और IITs के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। क्लियर है, NIT प्लस सिस्टम के लिए भी ऑप्ट कर सकता है और IITs के लिए भी वो ऑप्ट कर सकता है। तो ये तो रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और है कि आपकी क्लास 12th पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो क्लास 12th में अगर आप फेल हो गए और यहाँ अगर आप क्वालिफाई करोगे हो तो आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि डेट्स क्या क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट्स का हमें खास ध्यान रखना है, वो डेट्स का हमें मतलब वो हम इसमें आगे देख रहे हैं। जो सामने यहाँ पिक्चर बना रखी स्केड्यूल है जोसा की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को देख के आपको याद रहेगा नहीं, तो इसका प्रिंट आउट तो आपको रखना ही रखना है। ये जोसा की वेबसाइट से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये स्केड्यूल? स्केड्यूल ये है कि भाई 5 अक्टूबर को जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, 5 अक्टूबर 2020 को आपको जेईई एडवांस का रिजल्ट मिल जाएगा, 6 अक्टूबर से जोसा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो इस वीडियो में आगे आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है, तो अब 6 अक्टूबर को ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसी दिन हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको चॉइसेस फिल करनी होती है, तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट करते हुए 15 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आप चॉइसेस फिल कर सकते हो, आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। कैसे फिल करना है, कैसे ऑर्डर उनका चेंज करना है वगैरह, वो हम इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, आपने 11 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक जो चॉइसेस फिल की हैं उनके बेसिस पे 12 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन कर दिया जाता है। ये मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। ऐसे ही 13 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक जो आपने चॉइसेस फिल कर दिए उनके बेसिस पे 14 अक्टूबर को आपको मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 का रिजल्ट बता दिया जाएगा। आप अगर उन आपको जो वहाँ मॉक सीट एलोकेशन में जो ब्रांच मिली है, बेसिकली वो क्या बताता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पे आपको ये ब्रांच मिल रही है। अब आप चाहते हो कि आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना 15 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के बाद में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपको काफी सोच समझ के करने हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर शाम को 5 बजे के बाद में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो है 6 अक्टूबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट है 15 अक्टूबर 5 o'clock PM। ठीक है, फिर 17 अक्टूबर को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। जो भी आपको आपकी रैंक है और आपने जो चॉइसेस फिल किए उनके बेसिस पे आपको एक सीट अलॉट होती है नहीं होती वो आगे देखा जाएगा। तो राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको अगर सीट अलॉट होती है तो 17 अक्टूबर से स्टार्ट करते हुए 19 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारे स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। जो क्वेरी रेज की गई है उसके लिए आपके पास समय है 20 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके बेसिस पे आपको कोई क्वेरी रेज कर दी जाएगी, तो उस क्वेरी का आपको रेस्पॉन्स देना है। तो रेस्पॉन्स देने की जो डेट है वो 20 अक्टूबर शाम को 5 बजे है। ठीक है, 21 अक्टूबर को आपके पास में यहाँ सीट एलोकेशन राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर
सीट एलोकेशन राउंड 2 में आपको अगर कोई सीट मिली है, मतलब जैसे सीट राउंड 1 में नहीं मिली हो और राउंड 2 में मिली हो, तो आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक का समय है। 24 अक्टूबर मतलब अगर आपको राउंड 2 में कोई क्वेरी रेज की गई है तो 24 अक्टूबर तक का समय है जिसमें आप क्वेरी का रिस्पॉन्स दे सकते हो। राउंड 2 में एक नई चीज आई है, विड्रॉल ऑफ सीट स्लैश एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो आपको जैसे मान लो कि राउंड 1 में कोई सीट मिल गई है, अब आप चाहते हो कि यार जो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, आपने फीस भी पे कर दिया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ना मेरे को ये ब्रांच नहीं पसंद है, मैं चाहता हूँ, मतलब आप कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे मतलब आप कोई दूसरे कॉलेज में जो इस प्रोसेस में नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या फिर आप जैसे नेक्स्ट ईयर वापस से जेईई एडवांस के लिए तैयारी करना चाहते हो, वापस से जेईई मेन के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि यार मैं अब इस जो काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ कर लूँ, तो उसके लिए आपके टाइम दे रखे 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। विड्रॉ कैसे करना है वो आप जो आपका कैंडिडेट पोर्टल होगा उस पोर्टल पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, बहुत सिंपल से इंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां से जाके आप विड्रॉ कर सकते हो, तो वो ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 26 अक्टूबर को राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही सेम फिर राउंड 4 के लिए होगा, फिर ऐसे राउंड 5 के लिए होगा। एक और इंपॉर्टेंट है जो राउंड 5 का जो विड्रॉल वाला, ये ध्यान रखना, आप नवंबर 6 तक सीट विड्रॉ कर सकते हो। आपको जो सीट मिली हुई है या आपको मान लो अभी भी नहीं मिली, दोनों ही केस में अब आप चाहते हो कि आपको सीट नहीं चाहिए राउंड 6 में, तो आपको फिर नवंबर 6 तक विड्रॉ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको सीट मिल रखी है और राउंड 6 में राउंड 6 से पहले आपने विड्रॉ नहीं किया, अब राउंड 6 में आपको जो भी सीट मिली है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। आप ऑलरेडी फीस पे कर चुके हो, अब आपने अगर सीट नहीं ली तो फीस रिफंड नहीं होगी। इसके अलावा मान लो आपको अभी तक सीट नहीं मिली है और राउंड 6 में आपको सीट मिल गई है, तो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आप अगले साल जी एडवांस के लिए नहीं बैठ पाओगे। क्लियर है? मान लो राउंड 6 में आपको आईआईटीज में सीट मिल गई है और आप चाहते हो कि यार वो तो ब्रांच आपको थोड़ी जच नहीं रही है, आप चाहते हो वापस रिपीट करें, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो फिर आपको राउंड 6 से पहले नवंबर 6 तक आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। चाहे आपको सीट नहीं भी मिली है तब भी आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आप रिस्क नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। तो एक इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है नवंबर 6। नवंबर 6 से पहले आपको इस पूरे प्रोसेस से विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर थोड़े बहुत भी चांसेस है आपको कि कोई नीचे वाली ब्रांच मिल सकती है और आपने दिमाग बना लिया कि अब आपको जेईई एडवांस के लिए रिपीट करना है, तो फिर आई वुड एडवाइस कि आप इससे पहले विड्रॉ कर लें। ठीक है, ऐसे फिर आगे है राउंड 6 का रिजल्ट आएगा, राउंड 6 के लिए आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी। तो ये ध्यान रखना, ये वाली जो चीज है, इस पीडीएफ है, इसके इस पेज का प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए, प्रिंट आउट रहना चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी चीज आपने मान लो जैसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया या मान लो चॉइसेस आपने फिल किया, आप इंतजार कर रहे हो कि यार चेंज करना है, फिर डेट चली गई, या मान लो आपने जैसे विड्रॉ नहीं किया वगैरह, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है? मतलब मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है और कैरियर वाइज लॉस भी हो सकता है। तो हम सारी डेट्स देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की कोई फीस है क्या? तो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की कोई फीस नहीं है, बट अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है एंड आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। वो एक फीस होती है, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है, बट उसमें 2000 रुपये जोसा की प्रोसेसिंग चार्ज है। तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली और फीस पे कर दी और फिर आप चाहते हो कि रिफंड हो आपको फीस, तो 2000 रुपये कट के ही रिफंड होंगे। तो ये ध्यान रखना, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी तो इस सिस्टम, इस प्रोसेस के 2000 रुपये हैं वो आपके लग गए। क्लियर है? वो आपके आगे फर्स्ट ईयर की फीस में भी एडजस्ट होंगे, तो उसमें से 2000 रुपये कट के ही एडजस्ट होंगे। तो फीस है एक तरह से, अगर आपको सीट मिल रही है तो। अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की कोई फीस नहीं है। ठीक है? तो कई स्टूडेंट्स जिनकी रैंक बहुत पीछे है बट वो चाहते हैं कि एक बार हम ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके देख लें, तो उनके लिए बेसिकली एक तरह से आप मान सकते हो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो रही तो कोई फीस नहीं लग रही है। ठीक है?
तो हम नेक्स्ट फिर ये देखते हैं कि जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें रजिस्टर कैसे करना है, उसके बाद में ये जो चॉइसेस हैं ये चॉइसेस कैसे फिल करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ कि यहाँ JMN 2020 का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने अगर जे एडवांस के लिए रजिस्टर किया था तो आपको जे एडवांस वाला पासवर्ड डालना है, अदरवाइज JMN वाला पासवर्ड डालना है। तो यहाँ मैं एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखा देता हूँ। फिर जो पासवर्ड है, ये जो स्टूडेंट है जे एडवांस के लिए रजिस्टर किया हुआ है, तो इसका जो पासवर्ड है हम जे एडवांस वाला डालेंगे, ठीक है। तो जे एडवांस वाला पासवर्ड डाल दीजिए। फिर यहाँ जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। ये अगर आपको ये पिक्चर क्लियरली नहीं हो तो यहाँ रिफ्रेश वाला बटन करके भी आप कर सकते हो, नई पिक्चर आ जाएगी आपके पास में। तो फिर जैसे आपने पासवर्ड डाला तो इसके बाद में आपके पास में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, तो हम आई एग्री कर देंगे। आप जैसे आई एग्री करोगे तो अब यहाँ देखिए आपकी डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स, अब आप ये डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, पर नीचे कुछ डिटेल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जेंडर, नेशनैलिटी, स्टेट, कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, मान लो ये आपने गलत फिल कर दिया हो तो ये आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हमें इस पर्टिकुलर केस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन पे यहाँ टिक कर दीजिए और फिर सबमिट एंड रिव्यू कर दीजिए। तो हमने जिस तरह से सबमिट एंड रिव्यू कर दिया है तो ये अब हमारे पास में सारी डिटेल्स आ गई है। ये हमने यहां कर दिया। अब लास्ट में कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन, मतलब इसके बाद में ये डिटेल्स चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना ये जो डिटेल्स हैं इसके बाद में चेंज नहीं होने वाली है। ओके कर दीजिए। तो जैसे हम रजिस्टर कर चुके होंगे, कंफर्म रजिस्ट्रेशन दबा चुके होंगे, तो इस पेज पे आ जाएंगे। ये होम है, यहां से आप है ना कैंडिडेट प्रोफाइल पे जा सकते हो। ये कैंडिडेट प्रोफाइल आपका पूरा डिटेल्स बता रखा है, वैसे डिटेल्स अब हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आपकी JMN की रैंक है, यहाँ जे एडवांस की रैंक है, या आपका एप्लीकेशन नंबर है, या आपके बाकी सारी डिटेल्स है। यहाँ से आप अवेलेबल चॉइसेस देख सकते हो कि कौन कौन सी चॉइसेस आपको अवेलेबल है। आपके मतलब आप JMN क्वालिफाई किए हो या जे एडवांस क्वालिफाई किए हो उसके बेसिस पे। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ हमें IIT, NIT, IIIT, GFTI दोनों तरह की सब तरह की कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ से ये सारे देख सकते हो आप यहाँ फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको सिर्फ IIT की चॉइसेस देखनी है, तो यहाँ से आप नीचे करके देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ NIT टाइप ऑफ कॉलेज, इसके अलावा यहाँ टाइप ऑफ कॉलेज में कि कोई पर्टिकुलर आपको IIT, NIT देखनी हो तो वो लगा सकते हो आप। यहाँ कोई प्रोग्राम देखना चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो वो आप यहाँ फिल्टर लगा के देख सकते हो। तो इस पेज के थ्रू आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी चॉइसेस आप फिल कर सकते हो। अगर आप जे एडवांस और JMN दोनों क्वालिफाइड हो तब तो IIT, IIIT, NIT, GFTI ये सारे होंगे। आप अगर केवल JMN क्वालिफाइड हो तो IIT वाले ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे, केवल IIIT, NIT और GFTI वाले ऑप्शंस ही आएंगे। अब हम चॉइसेस फिल करना सीख लेते हैं। तो यहाँ हम चॉइस फिलिंग वाले में क्लिक करेंगे, चॉइस फिलिंग वाला मिल जाएगा हमें। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ से फिल्टर लगा दूंगा। मेरे को जिस कॉलेज के ऑप्शंस पिक करने हैं वो मैं यहाँ फिल्टर लगा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फिल करने से पहले एक पेज में पूरा लिखा रहेगा मेरे पास, जो मेरी प्रेफरेंस ऑर्डर है 50, 60, 100 जितनी भी मेरे को चॉइसेस फिल करने हैं उन सब के प्रेफरेंस ऑर्डर मेरे पास एक पेज में लिखी हुई होनी चाहिए, और उसी को देख देख के फिल करूंगा मैं। तो मैं जैसे अगर सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के ऑप्शंस अगर फिल करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑल इंस्टीट्यूट टाइप में सबसे पहले यहाँ IIT सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ मैं कंप्यूटर साइंस लिखकर सर्च कर दूंगा। तो मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस लिख रहा हूं और फिर मैं यहाँ फिल्टर लगा दूं, फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा। तो फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ आप देख सकते हो सारे IITs के कंप्यूटर साइंस वाले ऑप्शन आए हैं। अब मैं इसमें ये जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस यहाँ आ चुका है। अब मैं यहाँ जैसे IIT दिल्ली का कंप्यूटर साइंस यहाँ रखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो, आप मैंने जो सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस ऐड किया तो यहाँ आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस अगर रखना चाहूँ यहाँ, तो IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस, IIT खड़गपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस रख दिया। फिर IIT जैसे मान लो IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस ये रख दिया, फिर IIT गांधीनगर का रख दिया, फिर जैसे यहाँ जैसे मान लो कि अपन IIT मद्रास का रख दिया। अब मैं जैसे फिल किया तो मैंने देखा कि यार ना ये ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, IIT कानपुर का हमें ऊपर करना था और IIT खड़गपुर नीचे करना था।
तो मैं अब यहां से इसमें अप पे क्लिक कर दूंगा तो मैं देख सकता हूँ IIT कानपुर का जो है वो 3rd नंबर पे आ गया, IIT खड़गपुर का वो 4th नंबर पे आ गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ IIT गांधीनगर ऊपर आ चुका है, IIT मद्रास नीचे आ चुका है। मैं चाहता हूं कि IIT मद्रास जो है वो यहाँ दिल्ली के बाद में हो, तो मैं एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ इसको एक एक करके ऊपर ले जाऊं। तो एक एक करके ऊपर ले गया तो अभी मद्रास 4th नंबर पे आ चुका है और ये मद्रास अब 3 नंबर पे आ चुका है, और बाकी जो सारी चॉइसेस हैं वो एक एक नीचे खिसक चुकी है। तो ऐसे ही फिर मैं बाकी और भी चॉइसेस यहां से फिल कर लूंगा। मैं ऐसे एक बार रैंडमली एग्जांपल के लिए ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सारी चॉइसेस फिल कर दी तो मैं सबसे पहले यहां सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। ये ध्यान रखना, आप बीच बीच में सेव कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मान लो हमने 50 चॉइसेस फिल कर दी और फिर लाइट चली जाती है और हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, या फिर मान लो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप है ना बीच बीच में सेव एंड कंटिन्यू करते रहें। आपने अगर सारी चॉइसेस फिल कर ली है तो आप सेव एंड गो टू होम कर दीजिए। तो अब यहां बता रहा है कि आपने कितनी चॉइसेस फिल कर दी, कितनी चॉइसेस आपकी बाकी है। चॉइस फिलिंग में और भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, वो सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ये तो है, यहां से आप चॉइस फिल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, किसी चॉइस का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां जो आपने चॉइसेस फिल की है इनको भी आप मैनेज कर सकते हो। आप यहां देखिए, जैसे ये है, आप इनको एक साथ ऊपर नीचे कर सकते हो। जो आपने वो प्रोसेस वहां किया है वो आप यहां कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ मद्रास वाले को आप किया, कानपुर वाले को आप कहते हो कानपुर हो, एक बार और किया तो 2nd नंबर पे आ गया। इसको आप एक एक करके नीचे भी ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना, जो भी आप चेंजेस करो और आप चाहते हो चेंजेस मेंटेन रहे तो आपको यहां सेव चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहां आपको बता दिया है कि भाई आपने ये चॉइसेस हैं वो सेव कर दी है। फिर इसके अलावा एक और है चॉइसेस रीअरेंज। कई बार हमें बहुत सारे चॉइसेस का अरेंजमेंट चेंज करना होता है। तो जो मैनेज फिल चॉइसेस में क्या था, वो एक एक को ऊपर नीचे वहां कर रहा था, जबकि यहां से आप यहां से जो ऑर्डर है वो मैनुअली यहां लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ये वाली जो ब्रांच है ये 1st पे हो, ये 2nd पे हो, फिर ये 3rd पे ब्रांच यहां हो, तो मैं यहां से जो नया ऑर्डर है वो यहां लिख दूंगा और फिर वही सेव कर दूंगा। मैं यहाँ नया ऑर्डर लिखकर यहाँ सेव कर देंगे, तो जो नया ऑर्डर है वो हमारे पास यहाँ सेव हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहते हो कि 2 चॉइसेस को इंटरचेंज करना चाहते हो तो यहां से आप ले कर सकते हो, भाई आपने जो फिल किया है ये, और आप चाहते हो कि ये वाली जो ब्रांच है ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, तो आप इस तरह से कर दो तो दोनों चॉइसेस इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अगर हम चॉइसेस को देखें तो आप यहां से देख सकते हो IIT जम्मू वाली जो है वो IIT मद्रास के साथ इंटरचेंज हो गई है। यहाँ IIT जम्मू जो है 3rd नंबर पे आ गया और IIT मद्रास जो है वो यहाँ आपके पास में 9th नंबर पे आ चुका है। क्लियर है? आपने 5-6 चॉइसेस गलत फिल कर दी है, अब आप उनको रिमूव करना चाहते हो, या मान लो 20 चॉइसेस आपने गलत फिल कर दी, आप उनको रिमूव करना चाहते हो, तो अगर मैं यहां से रिमूव करूंगा तो मेरे को 20 बार दबाना पड़ेगा, जबकि इसकी बजाय आपको यहाँ जो सा उन्होंने मल्टीपल डिलीशन का ऑप्शन दिया है उस मल्टीपल डिलीशन पे जाकर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें जो जो डिलीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ 5, 6, 3, 9, 10 ये इस तरह से हमने डिलीट सेलेक्ट कर लिया और अब इनको हम डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। क्लियर है? तो यहां से जो ऑप्शंस हैं ये डिलीट हो गए। आप चाहते हो कि आप पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू करो तो आप यहां से सारी डिलीट करना चाहते हो तो चेक ऑल करके सारी भी डिलीट कर सकते हो। तो यहां जैसे हमने डिलीट किया तो ये सारे ऑप्शंस डिलीट हो गए। क्लियर है? तो इस तरह से हमने देख लिया कि चॉइसेस कैसे फिल करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, उनका पूरा ऑर्डर रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। 2 चॉइसेस को अगर हमें इंटरचेंज करना हो तो आप यहां से चॉइस इंटरचेंज से भी जा सकते हो। ठीक है, एक बार आपने सारी चॉइसेस फिल कर दी और अब आप चाहते हो जैसे मान लो 15 अक्टूबर आप चाहते हो कि आप चॉइसेस को लॉक कर दें,
तो फिर आप चॉइस लॉकिंग के थ्रू जाके चॉइस लॉक कर सकते हो। ये ध्यान रखना, लॉक करने की मतलब मॉक सीट एलोकेशन के लिए लॉक होना जरूरी नहीं है, आपकी सेव्ड चॉइसेस से भी वो कंसिडर कर लेंगे। ध्यान, कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मॉक सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चॉइसेस लॉक होना जरूरी है, नहीं, वो सेव्ड चॉइसेस से ही आपको कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस बनाया है, सारे तरह के आपको ऑप्शंस अवेलेबल करवा रखे हैं चॉइस फिलिंग में, कि आपको अगर 2 चॉइसेस को डिलीट करना है, मल्टीपल चॉइसेस को डिलीट करना है, आपको चॉइसेस का ऑर्डर अरेंज करना हो, सब चीजें कर सकते हो। लॉक करने से पहले एक बार आप पूरा चॉइसेस वापस से देखें कि आपने सही फिल किया है, कि कहीं कोई गलत चॉइस ऊपर तो नहीं फिल कर दी है आपने। ठीक है? ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आप जैसे अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से या साइबर कैफे से या ई मित्र से जाके अगर आप ये सब कर रहे हो, तो लास्ट में एक स्टेप मत भूलना, यहां से जाके आप लॉग आउट जरूर कर देना। क्लियर है? आप अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से यूज कर रहे हो और अगर आप वहां से लॉग आउट नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट वहां लॉगिन पड़ा रहता है, और हो सकता है कि ई मित्र वाला है जो भी है या कोई और जो उस बंदा उस कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो उसमें आपके चॉइसेस को इधर उधर कर सकता है। तो बी ऑन सेफर साइड, जब भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर से यूज कर रहे हो तो लॉग आउट करके ही आए, पासवर्ड अपना सेफ रखें। ये जो हम स्टूडेंट जिसका हमने अकाउंट के थ्रू ये शो किया है, उससे हमने परमिशन ली है, उसमें आपने देखा होगा सारी चॉइसेस वापस से डिलीट किए हैं, उसको हम एज इट इज उसका अकाउंट रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद हम उसे ये भी बोलेंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें, ऐसे आप पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें। ठीक है? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई है? ऑल द बेस्ट। तो हमने चॉइसेस फिल करना सीख लिया है, चॉइसेस का ऑर्डर चेंज करना सीख लिया है, चॉइसेस को सेव कैसे करें वो सब चीजें सीख ली है। फिर एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि लॉक करना है या नहीं करना। तो लॉक करने का मतलब आप समझिए, लॉक करने का मतलब क्या है? आपने एक बार चॉइसेस को लॉक कर दिया, देन उसके बाद में आप उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 6 अक्टूबर को आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया और उस दिन आपने चॉइसेस फिल कर दी। अब आप अगर उसी दिन लॉक कर देते हो, देन उसके बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं है उन्हें चेंज करना है। देन आई वुड एडवाइस यू कि आप चॉइसेस लॉक ना करें। हाँ, एक और चीज, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है चॉइसेस को लॉक करने का या चॉइसेस में ऑर्डर चेंज करने का। तो आई वुड एडवाइस कि 15 अक्टूबर को आप एक बार फाइनली देख लें कि आपने क्या क्या फिल किया है, सारी चॉइसेस एक बार आप दोबारा से देख लें, और फिर उसके बाद में आप खुद लॉक करें। क्योंकि पिछले 1-2 साल में 1-2 एग्जाम्पल ऐसे मिले हैं जहां स्टूडेंट ने पहले बीच में चेंज कर दिया था, फिर वो भूल गया था, उसे लगा कि उसने चेंज कर दिया है और वो फिर भूल गया एंड लास्ट में ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है 15 अक्टूबर को आप दोपहर के टाइम एक बार अपनी चॉइसेस दोबारा से देखें और कंफर्म करते हुए लॉक कर दें। क्यों? क्योंकि लास्ट के 1-2 घंटे में वैसे भी एक्स्ट्रा थॉट नहीं आने वाला है। ठीक है? हाँ, अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली 5 बजे के बाद में वो लॉक हो जाएगा। बट फिर भी ऑन सेफर साइड 15 अक्टूबर को दोपहर को आप एक बार चॉइसेस को दोबारा से देखें, कोई आपको अगर गड़बड़ दिख रही है वो गड़बड़ दूर कर दें एंड चॉइसेस को लॉक कर दें। उससे पहले लॉक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? अब इस सिस्टम में जो आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ जोसा लॉगिन एंड पासवर्ड, तो ये ध्यान रखना, जो गड़बड़ हुई थी, जो 1-2 एग्जाम्पल हमें लास्ट ईयर्स में मिले थे, वो उन स्टूडेंट्स के थे जिन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड अपने फ्रेंड्स को दे रखे थे और उनमें से किसी एक फ्रेंड ने थोड़ा सा बदमाशी कर दिया और ऑर्डर चेंज कर दिया और वो स्टूडेंट भूल गया। और फिर उसने जब लास्ट में 16 अक्टूबर को एक बार अपना पोर्टल देखा तो वहां देखा कि वहां तो उसने ऑर्डर जो है, जो उसने खुद ने फिल किया था वो है ही नहीं, ऑर्डर चेंज कर दिया है। उस स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा नुकसान हो गया था। उसको आईआईटी में कोई बढ़िया ब्रांच मिल रही थी, उससे कोई दूसरी आईआईटी में ब्रांच घटिया मिल गई। वो दोस्त ने थोड़ी सी बदमाशी की थी, कोई ज़्यादा ही बदमाशी कर देता तो हो सकता है बेचारे को आईआईटी, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर लॉगिन पासवर्ड किसी और दोस्त के साथ शेयर कर रखे हैं तो वहाँ कोई भी बंदा थोड़ी सी बदमाशी कर सकता है। आपको मान लो आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रही हो और वो सबसे ऊपर एनआईटी मिजोरम में सिविल डाल दे, तो आपने 2-3 साल जिस
ब्रांच जिस रैंक के लिए आपने एफर्ट्स लगाए थे वो आपकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण खराब हो गया। आपका आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल खत्म हो गया, सबसे ऊपर वाली ब्रांच सबसे पहले पिक होती है, और एनआईटी मिजोरम में आपको सिविल इंजीनियरिंग मुबारक हो। तो ये ध्यान रखना, आपको लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। आप शेयर उसी के साथ करोगे जिसके साथ आपको 100% ट्रस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी के साथ लॉगिन पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क है। आपकी एक गलती आपके 2-3 साल के एफर्ट्स पे पानी फेर सकती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जोसा के लॉगिन पासवर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इनफैक्ट जेईई मेन के लॉगिन पासवर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मॉक सीट एलोकेशन क्या है, तो उसको हम समझते हैं। मॉक सीट एलोकेशन क्या है, ये हमने देखा है कि आपके जो चॉइसेस का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात जोसा वाले भी समझते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि हम आपको भाई 2 मौके दे रहे हैं, 2 मौके और दे रहे हैं जिससे आप थोड़े जाग जाओ। वो 11 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आपने जो चॉइसेस फिल कर रखी है सारे स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको 12 अक्टूबर को बता देंगे कि आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये वाली ब्रांच मिल रही है। तो कई स्टूडेंट्स जो उनको पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आता, वो उनको देखेगा यार अच्छा ये ब्रांच तो दिक्कत होगी, ये ब्रांच तो हमें मिलनी ही नहीं चाहिए, ये ब्रांच तो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली वो जो सवाल आपको जगा रहे हैं कि बेटा जाग जा, देख तूने ये फिल किया है, तेरे को इसके बेसिस पे ये वाली ब्रांच मिल रही है। तो फिर स्टूडेंट जो है वो देखेगा कि अच्छा वो चेंज करना चाहेगा तो कर सकता है। फिर जो सवाल एक मौका और दे रहे हैं, 13 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आपने जो भी चॉइसेस फिल कर रखी है उसके बेसिस पे 14 अक्टूबर को आपको एक बार और बताएंगे मॉक सीट एलोकेशन कि भाई आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन ये वाली ब्रांच मिल रही है, आपको चेंज करना तो कर दीजिए। तो बेसिकली जोसा वाले इस बात को बहुत समझते हैं कि आपके लिए जो ऑर्डर ऑफ चॉइसेस है आपने जो फिल किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको 2 मौके 2 बार रियलाइज करवा रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन आपको ये वाली मिल रही है, आप तैयार हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस सिचुएशन को। तो इसलिए ये ध्यान रखना, मॉक सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है उसको आपको देखना है और अकॉर्डिंगली आपको अगर चेंज करना हो तो कर देना है, जो भी ऑर्डर चेंज करना हो। क्लियर है? एक और चीज ध्यान रखनी, मॉक सीट एलोकेशन में ये श्योरिटी नहीं है कि वो जो मॉक सीट एलोकेशन में आपको जो ब्रांच मिली है वही राउंड 1 में आपको मिलेगी, चेंज होती है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ब्रांच चेंज होती है। क्लियर है? इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, वो तो कई तो 13 अक्टूबर को फिल करेंगे, कई 14 को करेंगे, कोई तो 15 को ही फिल करेंगे। तो जिन्होंने 15 को ही पहली बार फिल किया है उनका तो 14 वाले में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मॉक सीट एलोकेशन में जो ब्रांच मिल रही है वो श्योरिटी नहीं है। मॉक सीट एलोकेशन केवल उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको बता रहा है कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है फर्स्ट टाइम तो आपको किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जैसे आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या बातें आपको बता रही है, वो सारी बातें कंप्लीट करेंगे। सीट एलोकेशन जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसी पोर्टल पे दे रखा होगा कि आप ये सीट एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप उस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। सीट एक्सेप्ट करने के बाद में फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, इनमें से एक ऑप्शन आपको पिक करना होगा। ये फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड क्या है वो सारी चीजें आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, वो आप वो वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या मतलब है। ठीक है, इनमें से एक आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीज करोगे तभी आप ये माना जाएगा कि आपने ये सीट एक्सेप्ट कर ली है। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, दैट मीन्स आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की, दैट मीन्स आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। ये ध्यान रखना, ऑफर रिजेक्ट करने का मतलब हो गया कि इसके बाद में आप जो सा काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं हो, आप वहां से एग्जिट कर चुके हो। सीट आपको अलॉट हो गई और आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने का मतलब ये सारी चीजें सारी स्टेप्स कंप्लीट करनी है। ये क्लियर है?
तो एक्सेप्ट अगर आपने नहीं किया दैट मीन्स आप उस प्रोसेस से एग्जिट कर चुके हो, आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, दैट मीन्स आप अभी उस प्रोसेस का पार्ट हो। बट आपने सीट एक्सेप्ट की है और आप चाहते हो कि आगे पार्ट बने रहो, तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है फेलियर टू रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर सीट एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कैंडिडेट हैज रिजेक्टेड द ऑफर। रिजेक्टेड द ऑफर का मतलब होता है कि आप आगे से इस जो काउंसलिंग प्रोसेस है 2020 इसका पार्ट नहीं हो, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फिल करने हैं। तो NITs के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, सबसे पहले आप क्लास 10 की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जिससे आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा पाओ, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर अगर कोई कैटेगरी SC ST OBC NCL जनरल EWS इसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान रखना है कि OBC NCL या जनरल EWS के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के दिन या उसके बाद ही बना हुआ हो, तो इससे पहले बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जो PWD का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बैंक चेक की जो कॉपी है, क्रॉस्ड बैंक चेक, उसकी कॉपी या फिर पासबुक की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेंशन कर रखी हो। ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा की वेबसाइट पे दे रखा है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा JEE का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 5, 6, 7 ये तो सभी के लिए, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप 3 और 4 वाला पिक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये NIT वाले सिस्टम के लिए। NIT प्लस सिस्टम समझ में आ गया था? आपको शुरू में बताया था NIT प्लस सिस्टम का मतलब हो गया ऑल NITs, ऑल IIITs एंड ऑल गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। NIT प्लस सिस्टम मतलब ऑल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट IITs। ठीक है? IITs के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं? क्लास 10 की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, फिर क्लास 12 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ भी वही रूल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है जनरल EWS या OBC NCL वाला 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं बना होना चाहिए, उस दिन या उसके बाद का ही बना होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक चेक की कॉपी या पासबुक इमेज एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वाली चीजें आपको अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीस पेमेंट, क्या फीस है, कैसे पे करना है। तो SC ST जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD, ST PWD, मतलब SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए जो फीस हो 15,000 है। बाकी सारे कैटेगरीज के जो कैंडिडेट है उनके लिए 35,000 है। इस फीस में जोसा के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 2,000 रुपये, ये ध्यान रखना। तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, अब जो फीस है जैसे मान लो 35,000 आपने जमा कराई, तो 33,000 आपके फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट कर लिए जाएंगे और 2,000 रुपये जोसा वाले रख लेंगे। क्लियर है? आपने 15,000 रुपये जमा कराए तो 13,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर के एडमिशन वाले में एडजस्ट हो जाएंगे और 2,000 रुपये जोसा वाले रख देंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इस फीस में 2,000 रुपये जोसा के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। फीस कैसे पे की जाएगी? आप नेट बैंकिंग से भी फीस पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI का ई चालान वहां एक प्रिंट आउट है, वो आप फिल करके बैंक में जाके जमा करा सकते हो। क्लियर है? तो ई चालान के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई क्वेरी रेज हो जाती है, तो देखो कई बार क्या होता है, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो जोसा वाले आपके पास में क्वेरी भेज देंगे। क्वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, उसमें क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जाता है। तो आपको उस क्वेरी का रेस्पॉन्स टाइमली देना होगा। आपने शेड्यूल में देखा है लास्ट डेट फॉर रेस्पॉन्स ऑफ क्वेरी, उस टाइम लिमिट में ही आपको करना पड़ेगा। आपने अगर कोई क्वेरी आपकी रेज हुई आपके लिए और आपने उस क्वेरी का रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये ध्यान रखना, वो मान लेंगे कि आप वो जो सीट है वो ऑफर आपका रिजेक्ट हो गया है। लिखा हुआ है क्लियरली जोसा के बिजनेस रूल्स में, फेलियर टू रिप्लाई टू द क्वेरी रेज्ड वुड लीड टू सीट कैंसिलेशन एंड द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ जोसा 2020 प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना, आप चाहते हो कि आप
उस प्रोसेस का पार्ट बने रहे, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो आपको क्वेरी का रेस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। क्वेरी में क्या वो कमी है वो सब चीज़ एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होगी, तो आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें वो कमी भी बताएंगे और उसको दूर करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फीस रिफंड। तो जैसे हमने उसमें स्केड्यूल में देखा था विड्रोअल, तो जैसे मान लो आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने फीस पेमेंट कर दिया, अब आप चाहते हो विड्रॉ करना, तो विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है वो तो आपको उससे मिल जाएगा पोर्टल पे। फीस रिफंड क्या होगी, तो आपको एक तो समझ में आना चाहिए कि जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो आपके कट गए हैं। आपने 35,000 रुपये जमा कराए, अब आपने अगर विड्रॉ कर लिया तो 33,000 ही आपको वापस मिलेंगे। या मान लो 15,000 आपने जमा कराया, आपने विड्रॉ कर लिया तो 13,000 ही आपको वापस मिलेंगे। एक और चीज ध्यान रखना, आपने अगर विड्रॉ कर लिया है तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने राउंड 3 में विड्रॉ कर लिया, अब आप आगे के जो राउंड 4, 5, 6 उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो फीस आपको रिफंड हो जाएगी बट उसमें से 2,000 रुपये कटेंगे। इसके अलावा जैसे आपने मान लो राउंड 6 में विड्रॉ, मान लो राउंड 6 में आपको सीट, राउंड 6 के बाद में आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको कोई फीस रिफंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो आपको विड्रॉ करना है तो राउंड 5 तक ही विड्रॉ करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फाइनल राउंड से पहले जो जैसे राउंड 5 तक विड्रॉ का ऑप्शन होता है, फाइनल राउंड में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता। आपने मान लो पहले कोई सीट आपने ले रखी थी, अब फाइनल राउंड में सीट चेंज हो गई आपकी, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर 10th वाली आपको पहले मिल रखी थी, अब फाइनल राउंड में आपको 9th वाली मिल गई, तो 9th वाली आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको अगर जो भी चेंज करना हो आप पहले कर सकते हो। 5th राउंड तक आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन भी था, आप विड्रॉ कर सकते थे, आपको फीस रिफंड हो जाती थी। फाइनल राउंड में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। 6th राउंड में आपको कोई सीट मिली है तो आपको लेनी ही पड़ेगी। या अगर जैसे मान लो 5th राउंड तक आपने कोई सीट आपको मिल नहीं रही थी बट फाइनल राउंड में आपको मिल गई तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5th राउंड तक आपको कोई भी आईआईटी की सीट नहीं मिली बट 6th राउंड में आपको आईआईटी की सीट मिल गई। फॉर एग्जांपल जैसे जो लोअर आईआईटी में एक कोई लोअर ब्रांच मिल गई हो, अब आप चाहते हो कि यार ये ब्रांच मेरे को नहीं लेनी है, मैं तो नेक्स्ट ईयर रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन आपके पास क्लोज हो गया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, आपको अगर आपके दिमाग में है कि आपको अगले साल जेईई एडवांस रिपीट करना है तो आपको 5th राउंड से पहले 5th राउंड तक ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपका अगर लक खराब हुआ और आपको फाइनल राउंड में कोई सीट मिल गई तो फिर आप अगले साल जेईई एडवांस के लिए अपीयर नहीं हो पाओगे। तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू विड्रॉ देन यू हैव टू विड्रॉ बिफोर और 6 नवंबर 6 नवंबर 2020 तक आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन है, उसके बाद में विड्रॉ नहीं किया जा सकता। और विड्रॉ नहीं करने के आपको साइड इफेक्ट पता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एक डुअल वेरिफिकेशन। देखो आप इस चीज में समझना, जैसे राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने उसका प्रोसेस पूरा कर दिया। राउंड 1 में मान लो आपका आईआईटी बॉम्बे में सीट अलॉट हुई, आईआईटी बॉम्बे केमिकल मिला, आपने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर राउंड 2 में मान लो आपको आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल मिल गया, तो आपको फिर अब वही प्रोसेस दोबारा पूरा करने की जरूरत नहीं है। राउंड 3 में आपको आईआईटी में वापस कोई सीट मिल गई, चेंज हो गया आपकी सीट, तो आपको वो प्रोसेस दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपको मान लो पहले आईआईटी की सीट मिली, अब चेंज होकर आपको एनआईटी की सीट मिल गई, या फिर पहले एनआईटी की सीट मिली अब चेंज होकर आपको आईआईटी की सीट मिल गई, तो उस केस में डुअल वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब पहले आईआईटी की सीट थी फिर आईआईटी की सीट रहे तो आपको कोई दोबारा रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, या पहले एनआईटी की सीट थी अभी एनआईटी की सीट है तो आपको दोबारा रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर पहले आईआईटी की थी अब एनआईटी मिली है, या फिर पहले एनआईटी और अब आईआईटी मिला है, मतलब चेंज हो गया, आप अक्रॉस द सिस्टम आपकी ब्रांच चेंज हो गई है, देन डुअल वेरिफिकेशन। डुअल वेरिफिकेशन सिंपल है, उसमें आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल पे जाइए, देखिए कि कोई क्वेरी रेज हुई है क्या, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आप उस क्वेरी का आपको रेस्पॉन्स देना है।
मतलब उसमें हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांग ले, तो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो आप अपलोड कर दीजिए। क्लियर है? तो डुअल वेरिफिकेशन का आपको सिस्टम समझ में आ गया कि आपको कोई आईआईटी की सिस्टम की ब्रांच थी, अब आपको एनआईटी वाले मिल गई, या फिर एनआईटी प्लस सिस्टम की ब्रांच मिली हुई थी, अब आपको आईआईटी वाले मिल गई, तो उस केस में आपको डुअल वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये डुअल वेरिफिकेशन समझ में आ गया कि कैंडिडेट इज एडवाइज टू लॉग इन। आप पहले लॉग इन कर लीजिए, देख लीजिए क्वेरी आप कोई रेज की गई है क्या, और क्वेरी का रेस्पॉन्स दे दीजिए। फिर से एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपने क्वेरी का रेस्पॉन्स नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको जो सीट अलॉट हुई है कैंसिल हो गई है। ठीक है, और कैंसिल होने का मतलब आप उस सिस्टम के पार्ट नहीं हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुई, जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ, उसमें रिपोर्ट कैसे करना है। तो जो टाइम टेबल है, जो रिपोर्ट करने का जो भी टाइम टेबल होगा, वो जोसा की वेबसाइट पे आपको दे रखा होगा। किस तरह से रिपोर्ट करना है वो भी आपको दे रखा होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड द मोड ऑफ रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट। वो आप जोसा की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। क्लियर है? तो हर आईआईटी का अलग अलग हो सकता है रिपोर्टिंग टाइम, हो सकता है अभी जैसे वो रिपोर्टिंग ऑनलाइन करवा दें, या हो सकता है ऑफलाइन करवा दें, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको वहाँ वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें, आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा वो आपको उस वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सीएसएबी का स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये प्रोसेस होने के बाद में भी कई स्टूडेंट जो है वो सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वो फीस पे नहीं करते हैं, या विड्रॉ कर लेते हैं, या रिपोर्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद में कुछ सीट्स बच जाती है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। ध्यान रखना, सीएसएबी जो राउंड है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, तो उन बची हुई सीट के लिए सीएसएबी एक अलग से राउंड करवाता है। उस राउंड में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जोसा 2020 के लिए एलिजिबल थे। इसके अलावा वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको यहाँ जोसा में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, वो इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। या फिर जिनको अलॉट हो गई थी बट वो अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कर पाए रिपोर्ट करके, या फिर सीट विड्रॉ कर लिए, वो सारे स्टूडेंट इस स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, जो इसका स्केड्यूल है वो आप इस वेबसाइट से देख सकते हो, www.csab.nic.in। यहाँ से आप जाकर ये स्केड्यूल देख सकते हो। अगर आपको खराब ब्रांच मिली हो, आप ब्रांच नहीं ले पाए हो, कोई मतलब आपको मिली, आप रिपोर्ट नहीं किए, मतलब आप लास्ट में खाली हाथ हो, तो आप स्पेशल राउंड के थ्रू जाकर आप कोई ब्रांच आपको मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये आपको सीएसएबी स्पेशल राउंड का स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, जोसा की काउंसलिंग में हमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, विड्रॉ कैसे करना है, विड्रॉ करने पे क्या फीस मिलती है, विड्रॉ नहीं करने पे क्या होता है, रिपोर्ट कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल गए हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस और भी बच गए हैं उनके लिए आप इस वीडियो सीरीज के बाकी वीडियोस आप देख सकते हो। गुड लक फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस, ऑल द बेस्ट।